नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। ECHS में मेनली हमारे को जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिलता है वो 3 जगह में मिलता है। एक ECHS पॉलीक्लिनिक में मिलता है, दूसरा है जो सर्विसेज हॉस्पिटल में जहाँ रेफ़र करते हैं ECHS से, वहाँ पे हम लोग को ट्रीटमेंट मिलता है, और तीसरा है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल। पर ऐसी कभी कंडीशन आ सकता है जब आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे कोई एम्पैनल हॉस्पिटल नहीं है, या अगर है भी तो वहाँ पे बेड नहीं है, आपको एडमिशन नहीं हो पा रहे, और आपको इमरजेंसी कुछ कंडीशंस आ गया और आपको नॉन एम्पैनल हॉस्पिटल में एडमिशन कराना पड़ता है। इसके लिए आपको फुल जो ट्रीटमेंट है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। पर ECHS ने ऐसे एक सुविधा रखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके लिए एक सुविधा प्रदान किया, जो कि आपको ECHS का SOP ट्रीटमेंट मैनेजमेंट 28 सितंबर 2018 ये जो लेटर है उसमें बताया गया कि आप नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट कराते हैं कुछ इमरजेंसी में, तो आपका जो ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो अमाउंट फुल्ली रियम्बर्स हो जाएगा। ये नहीं कि आप जो अमाउंट पे किया, जो बिल आपने पे किया, उसका पेमेंट आपको मिल जाएगा ECHS ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो आपको कैसे मिल पाएगा, आज इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। आप कैसे अप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, कब अप्लाई करना है, कब आपको इन्फॉर्म करना है, कैसे इन्फॉर्म करना है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पर मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से और अपना नोन सर्कल में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। सो फ्रेंड्स, ये जो गाइडलाइंस है, इसका जो अथॉरिटी है मैंने आपको बताया, ECHS का SOP ऑन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है 28 सितंबर 2018 का। इसका अतिरिक्त ECHS का एक लेटर है 30 अगस्त 2017 का, एक क्लेम पॉलिसी है वो पॉलिसी, और ECHS का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको FAQ है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कुछ मिल जाएगा। ये सारी चीज़ों का जो आधार पे हम ये इन्फॉर्मेशन एक तैयार किया, जो कि आपका सामने प्रस्तुत है। फर्स्टली ये देख लेते हैं कि इमरजेंसी किसे कहा जाएगा, कौन सी सिचुएशन है जो कि इमरजेंसीज में काउंट है। जब आप नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, यानी कि जो ECHS का साथ रजिस्टर्ड नहीं है, ECHS जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में आपको रेफर नहीं कर सकते हैं, ऐसे हॉस्पिटल अगर वहाँ पे आपको या आपका फैमिली मेम्बर्स को किसी इमरजेंसी कंडीशन में एडमिट होना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो उसका जो रियम्बर्समेंट है, वो जो पैसा आप क्लेम करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं क्या क्या इमरजेंसीज है। एज़ पर SOP, अगर आपको कोई कार्डियक इमरजेंसी है, यानी कि हार्ट का कोई अगर डिजीज़ है, प्रॉब्लम है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, लेट होने से मौत भी हो सकता है, इसका अगर कोई कंडीशन आ जाता है, जो भी हम बोल रहे हैं इसमें जो भी डिज़ीज़ का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिज़ीज़ इस वजह से अगर आपका लाइफ रिस्क में है तो आप नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में एडमिशन ले सकते हैं। तो फर्स्टली है कार्डियक इमरजेंसी, सेकेंडली है एक्यूट रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, आपका सांस लेने में कोई दिक्कत आ रहा है, इस टाइप का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है जो कि लाइफ रिस्क है। न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी, एक्यूट विजुअल लॉस, अचानक कभी आई साइट चला गया, एक्यूट एब्डोमेन पेन, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, एक्यूट रेनल फेल्योर, किडनी काम नहीं कर रहा है, यूरिनरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, एक्यूट ऑब्स्टेरिक एंड गायनोकोलॉजिकल इमरजेंसीज, लेडीज़ के लिए कई गायनोकोलॉजिकल इमरजेंसीज आ सकता है, किडनी फेलियर, डायलिसिस फॉर किडनी इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़, किडनी का केस में एंडोक्राइन इमरजेंसी जैसे डायबिटीज़, एक्यूट डायबिटीज़ है, एक्यूट डायबिटिक पेशेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, कभी आपको रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं हेड इंजरी आ गया, मल्टीपल इंजरीज आ गया, क्रैश इंजरी आ गया, कोई बार्निंग हो सकता है, कहीं से जल गया, या कोई अंग हानि हो गया, इस टाइप का कोई भी अगर सिचुएशन आ जाए तो आप नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक एंड कोल्ड इंजरी और कोई ऐसी इस प्रकार का जो लाइफ थ्रेटनिंग है,
इस टाइप का कोई पॉइजनिंग हो गया, स्नेक बाइट हो गया, या किसी तरह का कोई ऐसे इन्फेक्शन आ गया जो कि जानलेवा है, इस कंडीशन में आप ज़रूर नॉन इम्पेरियल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लीजिए। और इसके अलावा ऐसे कई कंडीशन है जो इसमें लिस्टेड नहीं है पर वो ऐसे है कि जानलेवा है, तो आप ज़रूर नॉन इम्पेरियल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसका पेमेंट आपको इस एच से मिल जाएगा। तो आप देख लेते हैं रिपोर्टिंग प्रोसीजर। जैसे पेशेंट एडमिशन हुआ, एडमिशन से लेकर के डिस्चार्ज तक जो रिपोर्टिंग प्रोसीजर वो इस तरह का है। सबसे पहले जैसे एडमिशन हो गया तो पेशेंट का जो नेक्स्ट ऑफ कीन है या फिर रिलेटिव रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, उनका सबसे पहले जो ड्यूटी बनता है वो है कि 48 आवर्स, ध्यान से सुन लीजिए, 48 आवर्स का अंदर जो नियरेस्ट पॉलीक्लिनिक है, जो नियरेस्ट ECHS पॉलीक्लिनिक है या फिर पेरेंट पॉलीक्लिनिक है, जो भी, अगर मान लीजिए कोई आप आउट ऑफ स्टेशन में है, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ा, पर आप जहाँ पे है वो आपका नियरेस्ट जो पॉलीक्लिनिक है वो आपका पेरेंट पॉलीक्लिनिक नहीं है, तब भी चलेगा। आपका जो नियरेस्ट पॉलीक्लिनिक है वहाँ जाके आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक रिटन एप्लीकेशन देंगे जहाँ पे इंटीमेशन दिया रहेगा, पेशेंट का नाम, पेशेंट का ECHS कार्ड नंबर, पेशेंट का सारे डिटेल्स, नंबर वगैरह, और उसमें कौन से हॉस्पिटल में कब एडमिशन हुआ, किस कंडीशन में हुआ है, वो एक इंटीमेशन जो है आपको फिजिकली जो है देना है। इसके लिए आप अपना जो फैमिली मेम्बर्स या आपका नेक्स्ट ऑफ कीन या फिर आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो, जाके दे आना बहुत ही ज़रूरी है 48 आवर्स के अंदर। याद रखना, ये 48 आवर्स के अंदर आप वहाँ पे एक कॉपी जमा कीजिए और उस इंटीमेशन लेटर का एक रिसिप्टेड कॉपी जो स्टैम्प किया हुआ है ECHS का, वो स्टैम्प कॉपी आपके पास रखिए, ताकि वो आप जब क्लेम करेंगे तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट है the patient or next of kin or any representative to collect emergency certificate from the hospital and hand over to the parent polyclinic within 48 hours of admission। ये तो आपने जान लिया कि कोई इमरजेंसी कंडीशन है तभी आप एडमिशन करा पाएंगे नॉन एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में, पर वो इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी के कारण भर्ती हुआ है नॉन एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में, वो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर यानी कि वहाँ का डॉक्टर लिख के देंगे। हॉस्पिटल से आपको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि ये था इमरजेंसी और इसी इमरजेंसी की वजह से पेशेंट को यहाँ पे जो है कंपलसरी एडमिट कराना पड़ा। वो सर्टिफिकेट भी 48 आवर्स के अंदर पेरेंट पॉलीक्लिनिक में पहुँचाना है। अगर आपका नज़दीक है तो आप अपना फिज़िकली जाके आपका जो नेक्स्ट ऑफ कीन है या फिर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो फिज़िकली जाके दे के आ सकता है। अगर दूर है तो मेल करके, ईमेल का थ्रू वहाँ पे भेजना है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज। अब जैसे पेशेंट डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से तो क्या करना है? सबसे पहले आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज समरी ले लीजिए, जहाँ पे क्लियरली लिखा रहेगा पेशेंट कब एडमिशन हुआ, कब डिस्चार्ज हो रहा है और क्या बीमारी क्या था, डिजीज़ क्या था, डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट हुआ, ये सारी चीज़, प्रेजेंट कंडीशन क्या है पेशेंट का, वो सारी चीज़ डिस्चार्ज समरी में लिखा हुआ होना चाहिए। जितने भी लैब रिपोर्ट्स हैं वो सारे लैब रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और भी ट्रीटमेंट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट रेज हुआ है ड्यूरिंग एडमिशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन है, हाँ, कोई मान लीजिए एक्सरे हुआ है, MRI हुआ है, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास होना चाहिए। और दूसरा क्या है, जो भी बिल का पेमेंट किया हुआ, जो बिल समरी होगा और इंडिविजुअल बिल होगा, हर एक आइटम का अलग अलग बिल होगा। जैसे मेडिसिन का कोई बिल होगा अलग, कोई नॉन मेडिकल आइटम्स का है उसका अलग से बिल होगा, सारे बिल्स होना चाहिए ओरिजिनल। भगवान ना करे ऐसे कभी ना हो, अगर बाय द वे पेशेंट का डेथ हो गया तो डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से लेना ज़रूरी है, जो कि क्लेम करने के लिए बाद में चाहिए। अब देखेंगे रीइंबर्समेंट कैसे करेंगे। रीइंबर्समेंट के लिए सबसे पहले टाइम फ्रेम है 90 डेज, जब से डिस्चार्ज हुआ उस दिन से लेकर के 90 दिन के अंदर अंदर आपको क्लेम सबमिट करना है आपका पेरेंट पॉलीक्लिनिक में। अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गया, 180 दिन का बीच में है, तो आपको रीजनल सेंटर ECHS से एक वेवर सैंक्शन लेना है, तो आप विदिन 6 मंथ आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है। सबसे पहले तो आपको एक कवरिंग लेटर बनाना है, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है कि इस कंडीशन में पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस पे नॉन एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, क्या प्रॉब्लम था, वो सारे डिटेल्स आप यहाँ पे लिखिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन क्लेम करने के लिए चाहिए। आपका जो एप्लीकेशन होगा, जो कवरिंग लेटर होगा, उस पर आपका अपना नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ होना ज़रूरी है। और इसके साथ आपको क्या देना है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पहले बताया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल से जो डॉक्यूमेंट मिला है वो आपको देना है। डिस्चार्ज समरी देना है, लैब रिपोर्ट्स देना है, एक इमरजेंसी रिपोर्ट 48 आवर्स के अंदर आपने जमा किया था वो ओरिजिनल रिपोर्ट वो भी देना है, और जितना भी बिल है बिल का समरी और इंडिविजुअल बिल्स देना है, या फिर और कोई डॉक्यूमेंट अगर है वो देना है। आपको कंटिजेंट बिल जिसका प्रोफार्मा आपको ECHS का वेबसाइट में मिल जाएगा, या फिर आपका ECHS पॉलिक्लिनिक से वो फॉर्म मिलता है, वो कंटिजेंट फॉर्म देना है। और आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका ECHS स्मार्ट कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी, एक कलर्ड फ़ोटोकॉपी और एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी आपको देना है। और आपका जिस बैंक से आप पेंशन लेते हैं या फिर जिस बैंक में आपको लेना है ये पैसा, उस बैंक का एक कैंसिल चेक आपको देना है। याद रहे कि वो बैंक अकाउंट आपका नाम से होना ज़रूरी है। इन केस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट साथ में देना ज़रूरी है। और आपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जो है 3 कॉपी बनाना है। एक कॉपी आपके पास रहेगा और 2 कॉपी आपने जमा करना है ECHS को। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल रिसिप्ट में आपका सिग्नेचर और मोबाइल नंबर लिखा हुआ होना ज़रूरी है, यह आप ध्यान रखिए। इसमें एक क्लॉज और है, अगर मान लीजिए आपका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप दोनों जगह क्लेम कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से भी क्लेम कर सकते हैं और ECHS से भी इस केस में। पर एक लिमिटेशन है कि टोटल जितना अमाउंट है वो अमाउंट दोनों जगह का जो क्लेम मिला करके बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जितना पैसा आपने खर्चा किया उससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। कई बार ऐसे होता है कि आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो सफिशिएंट नहीं है। मान लीजिए आपका 5 लाख खर्चा हो गया और आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो 3 लाख तक ही सीमित है, तो आपको जो बैलेंस अमाउंट है वो आप ECHS से क्लेम कर सकते हैं। ये सुविधा इसमें है। पहले आपको इंश्योरेंस का क्लेम करना पड़ेगा और फिर आपको क्लेम करना है आपका ECHS से। सिलेबस का बोझ बच्चों को परेशान कर रहा है। दिन का दिन सिलेबस बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे हैं ना, आखिर कितने पढ़ेंगे, कितना याद रखेंगे। यस, ये प्रॉब्लम सबके लिए है। आज का जमाना में पढ़ना भी है, आगे भी बढ़ना है और बच्चों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यस, इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेके आए हैं बच्चों के लिए, वो है साइंटिफिक मॉडर्न मेमोरी टेक्निक। जिस टेक्निक को यूज करके बच्चे बहुत आसानी से एक बार पढ़ के याद रख सकता है और ऐसे पढ़ेंगे जो कभी भूलेंगे नहीं। ऐसी कुछ टेक्निक्स है जिसके बारे में बताया गया हमारा YouTube चैनल वंडर मेमोरी चैनल में। आप YouTube में सर्च कीजिए वंडर मेमोरी और हमारे चैनल में दिए गए सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहां पे आपको मिलेंगे साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक जिसको यूज करके बच्चे ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट। और ऐसे एक टेक्निक है जहां जो कि सीख के बच्चे एक बार पढ़ के कोई भी चीज़ हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए वंडर मेमोरी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो फ्रेंड, ये था इसका रिलेटेड जो भी जानकारी है। और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए रिएम्बर्समेंट का रिलेटेड, तो आप ज़रूर हमारा वीडियो का कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम कोशिश करेंगे उस क्वायरीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।